नमस्कार। आपने कभी आसमान में ऊंचे उड़ते हवाई जहाज को देखा है? हाँ और उसके पीछे वो जो एक पतली सी सफेद सी लकीर खिंच जाती है, जी। कभी सोचा है कि वो है क्या? मतलब कोई धुआं है या कोई खास तरह का बादल या कुछ और ही चीज है? हम सब देखते हैं पर शायद सोचते नहीं। हाँ, ये अक्सर दिखता है, खासकर साफ आसमान में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो रहस्यमयी सी सफेद लकीरें हैं ना, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें कॉन्ट्रेल कहते हैं। हाँ। जी। और हमारी ये चर्चा जो है वो एक लेख है, आकाशेर सादा रेखा, कॉन्ट्रेल रहस्य, उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। वो समझाता है कि ये बनती कैसे हैं आसमान में। हाँ, वो काफी अच्छा लेख है। तो आज का अपना मकसद ये है कि इस कॉन्ट्रेल के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे एकदम सहज भाषा में समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रेल चीज क्या है? इसका पूरा नाम शायद कंडेंसेशन ट्रेल है ना? हाँ, बिल्कुल सही, कंडेंसेशन ट्रेल। जैसा नाम ही बता रहा है, ये कंडेंसेशन मतलब संघनन की प्रक्रिया से बनते हैं। होता यह है कि जब कोई जेट विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, मतलब समझिए कोई 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर। अच्छा, काफी ऊपर। हाँ, बहुत ऊंचा। और उस ऊंचाई पर तापमान बहुत ही कम होता है, एकदम बर्फीला, 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे या उससे भी ज्यादा ठंडा। अरे बाप रे, -40 डिग्री। जी। अब होता क्या है कि विमान के जेट इंजन से जो गर्म हवा निकलती है, उसमें पानी की भाप होती है, मतलब जल वाष्प। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के कुछ कण और कालिक के बहुत छोटे छोटे कण भी होते हैं। तो जब ये गर्म नम हवा इंजन से निकलकर फौरन उस एकदम ठंडी बर्फीली हवा से मिलती है, हाँ। तो जल वाष्प जो है वो तुरंत जम जाता है, मतलब कंडेंस हो जाता है, या तो पानी की नन्ही बूंदों में, या फिर क्योंकि इतनी ठंड है तो सीधे बर्फ के बेहद महीन क्रिस्टल्स में बदल जाता है। अच्छा, सीधे बर्फ के क्रिस्टल। हाँ बिल्कुल। और यही करोड़ों अरबों नन्हे नन्हे बर्फ के क्रिस्टल मिलकर वो सफेद लाइन बनाते हैं, जिसे हम कॉन्ट्रेल कहते हैं। वाह, तो ये असल में इंसानों के बनाए हुए बादल हैं जो इतनी ऊंचाई पर बनते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। जैसे प्राकृतिक बादल नमी से बनते हैं, वैसे ये भी नमी से बनते हैं, बस ये विमान के इंजन से निकली नमी होती है। मैन मेड क्लाउड्स। ये तो कमाल की बात है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है मेरे मन में। जी पूछिए। अगर ये विमानों से बनते हैं तो फिर हर विमान के पीछे क्यों नहीं दिखते? मतलब कभी तो दिखते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, और कभी दिखते ही नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ना कई चीजों पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे जरूरी है ऊंचाई और तापमान। कॉन्ट्रेल बनने के लिए विमान का एक खास ऊंचाई पर होना जरूरी है, जहां तापमान काफी कम हो। आमतौर पर ये 25,000 26,000 फीट से ऊपर ही होता है। ओके। अगर विमान इससे नीचे उड़ रहा है तो हवा उतनी ठंडी नहीं होती कि वो जलवाष्प जम सके, तो कॉन्ट्रेल नहीं बनेगा। अच्छा, तो ऊंचाई सबसे पहले। और दूसरी अहम बात है हवा में नमी की मात्रा, मतलब उस ऊंचाई पर हवा में कितनी नमी या ह्यूमिडिटी है। अगर हवा बहुत सूखी है, ड्राई है, तो वो बर्फ के क्रिस्टल बनते तो हैं, पर फौरन ही फिर से भाप बन जाते हैं, सब्लिमेट हो जाते हैं। अच्छा। ऐसे में कॉन्ट्रेल या तो बनेगा ही नहीं, या फिर बनेगा तो बस कुछ सेकंड या मिनट में गायब हो जाएगा। इसे कहते हैं शॉर्ट लिव्ड कॉन्ट्रेल, अल्पकालिक। लेकिन अगर हवा में नमी ज्यादा है तो वो बर्फ के क्रिस्टल बने रहते हैं, वो जल्दी गायब नहीं होते। तब कॉन्ट्रेल एक पतली साफ सफेद लकीर की तरह काफी देर तक आसमान में दिखता रहता है। इसे कहते हैं परसिस्टेंट कॉन्ट्रेल, स्थायी। ओके, परसिस्टेंट। और अगर हवा में नमी बहुत ही ज्यादा हो तो ये स्थायी कॉन्ट्रेल धीरे धीरे फैलने लगते हैं, चौड़े होते जाते हैं, और फैलकर वो पंख जैसे हल्के सिरस बादलों जैसे दिखने लगते हैं। इन्हें स्प्रेडिंग कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। अच्छा, तो कंट्रेल का दिखना ना दिखना और कितनी देर टिकेगा, ये सब उस ऊंचाई पर हवा में कितनी नमी है इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। तो ये कॉन्ट्रेल एक तरह से हमें ऊपरी वायुमंडल की नमी का हाल बताते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसके अलावा विमान के इंजन का प्रकार भी थोड़ा असर डालता है। जो नए ज्यादा आधुनिक इंजन होते हैं वो ईंधन को ज्यादा अच्छे से जलाते हैं, तो उनसे जल वाष्प और वो कण जो कॉन्ट्रेल बनाने के लिए चाहिए वो थोड़े कम निकलते हैं। अच्छा। और हाँ, एक और बात, विमान जब टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंड कर रहा होता है, तब तो वो काफी नीचे होता है। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त कॉन्ट्रेल नहीं बनते।
ये मुख्य रूप से तब बनते हैं जब विमान अपनी क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच जाता है और एक स्थिर गति से उड़ रहा होता है, और तेज हवा भी इन्हें जल्दी बिखेर सकती है। ये तो पूरी कहानी समझ आ गई कि ये बनते कैसे हैं और क्यों कभी दिखते हैं कभी नहीं। लेकिन क्या इन मानव निर्मित बादलों का हमारे पर्यावरण पे भी कोई असर होता है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। इस पर काफी रिसर्च चल रही है। देखिए, दिन के समय ये सफेद रेखाएं सूरज की कुछ रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती हैं, तो इससे धरती को थोड़ी सी ठंडक मिल सकती है। अच्छा, कूलिंग इफेक्ट। हाँ, थोड़ा सा। लेकिन रात में और कुछ हद तक दिन में भी ये कॉन्ट्रेल्स जो फैलकर सिरस जैसे बादल बन जाते हैं, वो धरती से निकलने वाली गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, जैसे एक पतला कंबल काम करता है। ओह, तो ये गर्मी को ट्रैप भी करते हैं। जी हाँ, तो इनका असर दो तरफा है, दिन में थोड़ा ठंडा, रात में गर्म। कुल मिलाकर असर क्या होता है, इस पर वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह सहमत नहीं है। लेकिन आम राय ये बन रही है कि जैसे जैसे हवाई यातायात बढ़ रहा है, कॉन्ट्रेल्स की संख्या और उनके टिके रहने का समय भी बढ़ रहा है। लॉजिकल है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये कॉन्ट्रेल्स खासकर रात वाले प्रभाव की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में कुछ योगदान दे रहे हैं। कितना, ये अभी पक्का नहीं है, पर असर तो है। ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, लेख में एक और मजेदार बात थी दूसरे विश्व युद्ध के टाइम की। हाँ, वो काफी दिलचस्प किस्सा है। बताया गया कि तब पायलटों ने नोटिस किया कि इन सफेद लकीरों की वजह से दुश्मन के जो बॉम्बर प्लेन होते थे वो दूर से दिख जाते थे। हाँ, उनकी पोजीशन पता चल जाती थी। और इसी वजह से फिर वैज्ञानिकों ने इन कंट्रेल्स को गंभीरता से स्टडी करना शुरू किया। बिल्कुल, वहीं से इसकी वैज्ञानिक जांच शुरू हुई। तो सार ये है कि अगली बार जब आसमान में वो सफेद रेखा देखें तो याद रखें कि वो सिर्फ धुआं नहीं है, वो तो बहुत ऊंचाई पर होने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक जीता जागता नमूना है, एक तरह का उड़ता हुआ इंसान का बनाया बादल। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। क्या? कि जैसे जैसे दुनिया भर में हवाई जहाज़ों की उड़ानें लगातार बढ़ती जा रही हैं, हर रोज हजारों विमान उड़ रहे हैं, तो आसमान में बनने वाले इन अनगिनत मानव निर्मित बादलों का हमारे वायुमंडल और हमारी जलवायु पर कुल मिलाकर कितना गहरा और स्थायी असर पड़ रहा होगा। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना और इसके जवाब खोजना ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।